सभी को नमस्कार। आज का अपना नया टॉपिक है विश्व इतिहास में चीन की क्रांति। 1949 में माओ त्से-तुंग के नेतृत्व में चीन में जो साम्यवादी क्रांति हुई उसे चीन की क्रांति कहा जाता है। और रूस की क्रांति 1917 की क्रांति के बाद में ये दूसरी ऐसी क्रांति थी जिसके द्वारा दुनिया का एक बहुत बड़ा देश और एरिया वाइज भी सेकंड लार्जेस्ट कंट्री, पॉपुलेशन वाइज लार्जेस्ट कंट्री आप कह सकते हो, ऐसा देश एक एरिया वाइज थर्ड कह सकते हो, पॉपुलेशन वाइज लार्जेस्ट कंट्री सीधा एक साम्यवादी व्यवस्था के प्रभाव में आता है। इसके ज़रिए सोवियत संघ की ताकत भी बढ़ी और पूरी दुनिया एक पूंजीवादी विश्व दहशत में भी आ गया था। इसी का नतीजा था बाद में 1950 से 53 का कोरिया युद्ध, वियतनाम वार। ये सब चीन की क्रांति के बाद में एशिया क्षेत्र, खास तौर पर पूर्वी एशिया क्षेत्र में साम्यवादी क्रांति को प्रभाव को रोकने के लिए प्रयास थे। खैर, इनके ऊपर कोल्ड वार के टॉपिक में चर्चा होगी। चीन के संदर्भ में हम बात करें तो चीन एशिया के कुछ ऐसे गिने चुने देशों में से है जहां पर विदेशी प्रभुत्व नहीं रहा। जैसे चीन, ईरान, इनके ऊपर सीधा शासन स्थापित नहीं हुआ। इन्फ्लुएंस तो रहा था विदेशी शक्तियों का, लेकिन पॉलिटिकल पावर कभी किसी फॉरेन या कंट्री देश, दूसरे देश के पास नहीं रहा। उपनिवेश ये नहीं बने थे। 1842 से पहले की अगर हम स्थिति देखें तो 1842 से पहले चीन का केवल केंटन बंदरगाह खुला हुआ था जहाँ से विदेशी व्यापार होता था। चीन बाई एंड लार्ज विदेशी शक्तियों के लिए बंद था। जो कुओमिंगतांग दल स्थापित किया गया था sun यat-सेन के द्वारा, जिसकी आगे हम चर्चा करेंगे, उस कुओमिंतांग दल पर चियांग काई शेक का नियंत्रण हुआ। उसके बाद में उस दल से साम्यवादियों का निष्कासन हुआ। वहां से माओ त्से तुंग ने 1920 में कम्युनिस्ट पार्टी बनाई थी। वहां से लेकर आगे तक के घटनाक्रम को, खास तौर पर 1925 sun यat-सेन की मृत्यु से लेकर बाद तक की घटना में क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। लेकिन इससे पहले की बैकग्राउंड की घटनाओं को हम दो अलग अलग सब फेजेज में कवर करेंगे। पहला फर्स्ट अफीम वार से लेकर 1912 में चीन के मांचू वंश के पतन तक, और दूसरा 1912 से लेकर 1925 का घटनाक्रम जिसमें युआन शिकाई राष्ट्रपति बनता है। 1916 में उसकी मृत्यु होती है और 1925 में sun yat-sen की मृत्यु तक की घटनाएं। और उसके आगे फिर हम जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें कुओमिंगतांग दल पे चियांग काई शेक का नियंत्रण, साम्यवादियों का निष्कासन, माओ का लॉन्ग मार्च और इनके बीच गृह युद्ध वगैरह वगैरह, उन सब चीज़ों को अध्ययन करेंगे, उनके बारे में जानकारी लेंगे जिनसे चीन में 1949 की क्रांति हुई। यानी 1949 की क्रांति तक कैसे चीन पहुंचा। तो पहले हम बैकग्राउंड, चीन का बैकग्राउंड की सिचुएशन को देखेंगे। इसमें पहला अफीम युद्ध 1900 सॉरी 1839 से 1842 तक हुआ। और इससे पहले अफीम युद्ध में चीन पराजित हुआ और इसको नानकिंग की संधि के द्वारा इसमें समझौता हुआ, जिसके जरिए चीन को जो 5 बंदरगाह हैं, कैंटन, अमोय और फुचाओ, निंगपो और संगाई, ये 5 बंदरगाह बाद में विदेशी शक्तियों के लिए, व्यापार के लिए खोल दिए गए। यहीं पर स्थिति समाप्त नहीं हुई। दूसरा अफीम युद्ध हुआ 1856 से लेकर 60 तक। हालांकि दूसरे अफीम युद्ध में इंग्लैंड और फ्रांस की कंबाइंड सेना ने चीन को हराया था। और यहाँ 1858 में तिएनत सन की संधि होती है। लेकिन इस तिएनत सन की संधि के द्वारा अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों को पीकिंग, उस समय बीजिंग की जगह पीकिंग होता था,
पिकिंग उस रूट से ले जाया गया जहाँ से दासों को ले जाया जाता था, गुलामों को ले जाया जाता था। इस असमान व्यवहार से ब्रिटेन और फ्रांस नाराज हो गए और उन्होंने फिर से युद्ध छेड़ दिया और अल्टीमेटली जो चीन के सम्राट के समर पैलेस को भी नष्ट कर दिया। बाद में राजकुमार कुंग को संधि वार्ता करनी पड़ी और पिकिंग कन्वेंशन हुआ 1808 में। इसके द्वारा चीन में जो अफीम व्यापार है उसको वैध कर दिया गया। इसके बाद में 1861 से 64 के बीच में जो ताइपिंग विद्रोह हुआ वो देखेंगे हम। 1894-95 का चीन जापान युद्ध और शिमोनोस्की की संधि है। ये सारी घटनाएं बैकग्राउंड में चलती है। 1899 1900 का बॉक्सर विद्रोह और इसके बाद में 1900 जो 11 में सन्यात सेन इसमें फॉर फ्रंट पे आते हैं और जो सन्यात सेन अ, चीन में कुओमिंगतान जो कुओमिंगतांग पार्टी है उसकी स्थापना करते हैं। 1911 का हैंको बम कांड हुआ और 1912 में कुओमिंगतांग दल का गठन हुआ। 1911 में नहीं हुआ बल्कि 1912 में कुओमिंगतांग दल का गठन हुआ। 1912 में चीन के जो मानचू वंश है उसका पतन हो गया। 12 फरवरी 1912 को चीन के सम्राट त्याग पत्र दे देते हैं और अब वहाँ पर चीन के सम्राट द्वारा युआन सिकाई को शासन की शक्तियां सौंपी जाती हैं और नानकिंग से सन्यात सेन का अपना शासन चला रहे होते हैं। सन्यात सेन ने चीन में राष्ट्रीय एकता के लिए फिर युआन सिकाई को शासक स्वीकार किया इस शर्त पे कि युआन सिकाई गणतंत्र स्वीकार करेंगे। हालांकि युआन सिकाई ने फिर से बदमाशी शुरू कर दी और उन्होंने 1913 में कुओमिंगतांग दल पर प्रतिबंध भी लगा दिया। 1916 में युआन सिकाई की मृत्यु हो जाती है। 1925 में चियांग से सॉरी सन्यात सेन की भी मृत्यु हो जाती है। ये सारी बैकग्राउंड की चीज़ें हैं, इनके ऊपर भी क्योंकि सीधा हम कुओमिंगतांग दल और माओवादियों के महाप्रस्थान और उनके संघर्ष पे चलें तो बैकग्राउंड की हमें चीन के इतिहास की कोई जानकारी नहीं मिल पाएगी। तो अब हम चीन के इतिहास में बैकग्राउंड से चलते हुए इस चीन की क्रांति के टॉपिक को पूरा कवर करेंगे। 1720 में को हुआंग नामक चीनी व्यापारियों का एक संगठन था जो 1720 में निर्मित हुआ और 1842 की नानकिंग की जो संधि हुई जिस पर फर्स्ट अफीम वार से पहले उसमें इस को हुआंग नामक जो 13 चीनी व्यापारी हैं उनके द्वारा ही विदेशी व्यापार जो नियंत्रित होता था। और 1842 से पहले तो खास तौर पर केवल कैंटन बंदरगाह ही विदेशियों के लिए खोला गया था। चीन के बारे में नेपोलियन बोनापार्ट ने एक बार कहा था कि यहाँ एक दैत्य सो रहा है, उसको सोने दो, जिस दिन वो जग जाएगा पूरी दुनिया को हिलाकर रख देगा। और ये चीज़ काफ़ी हद तक सही भी हुई है। आज के समय में चीन की टाइगर इकोनॉमी की जो ग्रोथ है उसको जो ड्रैगन की जो ग्रोथ है उसको देखकर पूरी दुनिया दांतों तले अंगुली दबा रही है और चीन अपनी आर्थिक और सैनिक ताकत के बल पर दुनिया में अमेरिका के सामने प्रतिद्वंदी बनकर भी खड़ा हो गया है। खैर उस प्रोग्रेस वो जो प्रोग्रेस 1949 से 2024 मुश्किल से 75 वर्ष में इतनी प्रोग्रेस की है, शायद अगले 25 वर्ष में जीडीपी के टर्म में वो दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से तो अब भी लार्जेस्ट इकोनॉमी है वर्ल्ड की। तो ये कैसे हुआ? वो चीन जो इतना बैकवर्ड था उसने इस साम्यवादी व्यवस्था में इतनी तेज गति से प्रोग्रेस की, इतनी तेज रफ्तार से प्रोग्रेस की है कि उसका कोई अब सानी नहीं है। खास तौर पर इस प्रोग्रेस की अगर बात करें तो ये 1978 में जब डेंग चीन के राष्ट्रपति बने वहाँ से शुरू हुई। और डेंग का एक कथन था कि बिल्ली चाहे सफ़ेद हो या काली हो चूहे पकड़ने वाली होनी चाहिए। यानी उसके इस मुहावरे का या
जो कथन है उसका तात्पर्य ये था कि अर्थव्यवस्था चाहे पूंजीवादी हो या साम्यवादी हो, विकास करने वाली होनी चाहिए। और डेंग ने राजनीतिक व्यवस्था तो समाजवादी या मार्क्सवादी रखी और आर्थिक व्यवस्था को पूंजीवादी करते हुए विदेशी पूंजी के लिए दरवाजे खोल दिए। और अमेरिकन व्यापारी, पश्चिम के व्यापारियों की पूंजी चीन में भारी मात्रा में निवेश हुई और जिसका नतीजा था चीन की इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत तेजी से बढ़ी। खैर अब अपने अपने टॉपिक पर आते हैं। 1720 में को हुआंग का निर्माण। 1720 में को हवांग का निर्माण। ये को हवांग 13 व्यापारियों की एक संस्था थी जो विदेशी व्यापार को नियंत्रित करती थी। इसका काम क्या था? विदेशी व्यापार का नियंत्रण। इस पे प्रश्न नहीं आएगा, केवल इस टॉपिक को शुरू करने के लिए मैं बता रहा हूँ। विदेशी व्यापार पर नियंत्रण। 1842 तक केवल कैंटन बंदरगाह विदेशी व्यापार के लिए खुला था। विदेशी व्यापार हेतु खुला था। अब आता है फर्स्ट अफीम वार, प्रथम अफीम युद्ध। प्रथम अफीम युद्ध 1839 से 1842 ईस्वी तक फर्स्ट अफीम वॉर स्टार्ट हुआ था। और इस अफीम युद्ध का में इंग्लैंड ने चीन को पराजित किया था। इंग्लैंड द्वारा चीन को पराजित। और इस अफीम युद्ध का कारण यह था कि चीन के जो कमिश्नर लिन थे उसने अंग्रेज व्यापारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की थी। कारण कमिश्नर लिन द्वारा अंग्रेज व्यापारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही। कमिश्नर लिन द्वारा अंग्रेज व्यापारियों के विरुद्ध जो कठोर कार्यवाही की, ये इसका प्रमुख कारण था। और इसकी समाप्ति किससे हुई? समाप्ति पर नानकिंग की संधि हुई। नानकिंग की संधि। और ये संधि 1842 में हुई। इस संधि के द्वारा क्या किया गया? इस संधि के द्वारा चीन ने अपने 5 बंदरगाह, कैंटन तो था ही, कैंटन के अलावा 4 बंदरगाह और, जिसमें अमोय, फुचाओ, निंगपो और संघाई, ये और खोल दिए गए। कैंटन, अमोय, फुचाओ, संघाई और निंगपो बंदरगाह खोले व्यापार के लिए। ये बंदरगाह चीन ने इनके लिए खोल दिए। निंगपो और संघाई सहित, कैंटन सहित अमोय, फुचाओ, संघाई और निंगपो नामक बंदरगाह खोल दिए। और इस चीन की जो व्यापारिक संस्था 1720 में स्थापित हुई थी, को हवांग, इसको समाप्त कर दिया गया। को हवांग जो चीन के विदेशी व्यापार को नियंत्रित करती थी, को समाप्त किया। और हांगकांग जो बाद में 1897-98 में चीन ने
99 वर्ष की लीज पे दिया था। 1997 में ये फिर से चीन से इंग्लैंड से चीन को प्राप्त हुआ था। ये हांगकांग भी चीन से अंग्रेज़ों को मिला। हांगकांग प्राप्त किया। लेकिन इस हांगकांग के बारे में ये बता दूं कि ये बाद में 1997 में फिर से चीन को मिला। हांगकांग वर्ल्ड इकोनॉमी का एक बड़ा सेंटर है, जस्ट लाइक सिंगापुर, और अभी लेटेस्ट डेवलप हो रहा है जैसे दुबई, इस तरह से। तो इस हांगकांग को फिर 1898 में 99 वर्ष की लीज पे दिया गया था। 1997 में, आज से 27 वर्ष पहले, ये फिर से चीन को मिला। अगली जो घटना आती है वो आती है द्वितीय अफीम युद्ध। ये 1856 से 1860 तक हुआ था। द्वितीय अफीम युद्ध 1856 से 1860 ईस्वी तक हुआ था, और इसमें फ्रांस प्लस इंग्लैंड ने चीन को पराजित किया। चीन में अफीम का सेवन बहुत ज़्यादा होता है, और भारतीय इतिहास में आपने अगर पढ़ा है मॉडर्न इंडिया के समय कि मालवा क्षेत्र में अफीम उगाई जाती थी, इसके लाइसेंस दिए जाते थे, और ये अफीम चीन को भेजी जाती थी, और उससे अंग्रेज़ भारी मात्रा में मुनाफा कमाते थे। तंबाकू से भी ये ज़्यादा खतरनाक है, लेकिन प्रॉफिट के लिए अंग्रेज़ों ने हर सभी सीमाएं पार कर दी। इस युद्ध का जो तात्कालिक कारण है, एक जहाज का केस था, लोर्चा एरो नामक जहाज का कांड। तात्कालिक कारण लोर्चा एरो जहाज। तात्कालिक कारण इसका क्या रहा था? लोर्चा एरो नामक जहाज। कैंटन में फ्रेंच पादरी की हत्या के बाद में चीन के संपर्क सॉरी फ्रांस के संपर्क चीन से बड़े तनावपूर्ण हो गए थे। इसलिए दूसरे जो अफीम युद्ध में फ्रांस ने भी इंग्लैंड का साथ दिया। पहले में तो केवल इंग्लैंड ही था, दूसरे में फ्रांस भी साथ हो गया, क्योंकि फ्रांस के पादरी एबे चैपडेलन की हत्या कैंटन में हो गई थी। इस चीज का बदला लेने के लिए इंग्लैंड के साथ फ्रांस भी इसमें हो गया था। दूसरे अफीम युद्ध की समाप्ति तिएनत सिन की युद्ध जो संधि है 1858 में, उसके द्वारा होती है। और इस संधि की पुष्टि के लिए बीजिंग जाना था, लेकिन बीजिंग जाने के लिए फ्रांस और जो इंग्लैंड के प्रतिनिधि हैं उनको उस रास्ते से भेजा गया जिससे दासों को भेजा जाता था, तो इससे असमानता लगी, और अमेरिका और रूस को उस मार्ग से भेजा गया जिसमें उनके साथ समानता का व्यवहार प्रदर्शित होता था। तो तिएनजिन की संधि, इसके बाद में इसकी पुष्टि के लिए पेकिंग जाना था, तो इसमें असमानता के व्यवहार के कारण फिर आक्रमण और पेकिंग में राजा का समर पैलेस नष्ट, ग्रीष्मकालीन जो महल है नष्ट कर दिया, और अल्टीमेटली 1860 की पेकिंग कन्वेंशन होती है, और ये राजकुमार कुंग के द्वारा की गई, और इसमें पुराने 5 सहित फिर 11 और जोड़ दिए गए 16 बंदरगाह विदेशी शक्तियों के लिए खोले गए। राजकुमार कुंग द्वारा पेकिंग कन्वेंशन, बीजिंग को उस समय पेकिंग कहा जाता था। 1860
और इसके ज़रिए क्या किया गया, 5 + 11 यानी टोटल 16 बंदरगाह व्यापार हेतु खोले। पहले वाले 5 व्यापार हेतु खोले। पहले वाले में कैंटन, निकपो, अमोय, संघाई, ये सारे जो बंदरगाह और 11 बंदरगाह और खोल दिए गए और अफीम व्यापार को वैध और नियंत्रित कर दिया गया। अफीम व्यापार वैध बनाया गया, वैध बनाया गया। ये सारे चेंजेज अब यहाँ पर हो रहे हैं। यहाँ महत्वपूर्ण चीज ये है कि चीन कभी भी 1949 तक सीधा प्रत्यक्ष शासन स्थापित नहीं हुआ, विदेशी प्रभाव जरूर था और चीन पर विदेशी प्रभाव या आधिपत्य स्थापित करने के प्रक्रिया के दौरान ही रूस, अमेरिका, फ्रांस ये सारे एक्टिव हो गए, इसलिए ब्रिटेन की अकेले की चली नहीं, अन्यथा वो, और उधर फिर जापान भी एक्टिव हो गया। हम आगे देखेंगे कि जापान ने मंचूरिया पर नियंत्रण कर लिया, तो 5-6 दावेदार हो गए। इसलिए चीन विदेशी इन शक्तियों में गृह युद्ध में इसमें तो उलझ गया, लेकिन सत्ता का जो प्रत्यक्ष नियंत्रण है वो वहाँ के लोकल लोगों के पास ही रहा। अगली जो महत्वपूर्ण घटना है वो है ताइपिंग विद्रोह। 1851 से 1864 तक चला। ये अर्ध धार्मिक और अर्ध राजनीतिक प्रकृति का था। ताइपिंग विद्रोह 1851 से 1864 ईस्वी तक चला। ये अर्ध धार्मिक व अर्ध राजनीतिक प्रकृति, इसकी जो प्रकृति थी वो अर्ध धार्मिक और अर्ध राजनीतिक प्रकृति थी। और इससे ताइपिंग विद्रोह के नेता हुंग सियू चुआन था। हुंग सियू चुआंग, ये इसका नेता था। अब ये नाम थोड़े से याद रखने जरूर थोड़े मुश्किल होते हैं। हुंग सियू चुआन। ताइपिंग विद्रोह के दौरान हुंग सियू चुआन ने चिर शांति के साम्राज्य की या चिर शांति के देवीय साम्राज्य की स्थापना करने का भी घोषणा की थी और इस विद्रोह का नेतृत्व भी इसी ने किया था। तो यहाँ चिर शांति का एक देवीय साम्राज्य स्थापित करने की वो घोषणा करता है, जिसका चाइनीज भाषा में नाम होता है ताइपिंग तिएन कुओ। ताइपिंग तिएन कुओ। ताइपिंग तिएन कुओ। चिर शांति का देवीय साम्राज्य स्थापित करने की घोषणा। इसलिए डिवाइन एम्पायर है, इसलिए ये अर्ध धार्मिक है। राजनीतिक साम्राज्य है, इसलिए ये अर्ध राजनीतिक भी है। इसलिए ये रिलीजियस मिक्स्ड पॉलिटिकल या पॉलिटिकल मिक्स्ड विथ रिलीजन, इस तरह का रिलीजियस सेंटिमेंट, इस तरह का ये आंदोलन था। और जो स्वयं हुंग सियू चुआन ने अपने आप को टिएन वांग या ईश्वरीय सम्राट घोषित कर दिया, यानी तिएंग वांग या ईश्वरीय सम्राट, स्वयं को इस ईश्वरीय सम्राट इन्होंने घोषित कर दिया। ताइपिंग विद्रोह भी असफल हो गया, लेकिन अब वहाँ पर जो मंचू राजवंश है
वो विदेशी शक्तियों के प्रभाव में फंस गया। इसी समय चीन में लिक्किन टैक्स नामक या लिक्किन कर नामक एक व्यापारिक कर लगा, जिसे आंतरिक और व्यापार में बाधा आई, चीन के विकास में भी बाधा आई। लिक्किन कर नामक लिक्किन कर नामक टैक्स से आंतरिक व्यापार व विकास में बाधा, ये सारे फैक्टर से अब चीन में हो रहे हैं। अब वहाँ पर मानचू वंश का शासन तो चल रहा है, लेकिन मंचू जो वंश है वो विदेशी शक्तियों के चंगुल में फंसता जा रहा है। मंचू वंश की शक्ति कितनी थी, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कितना कमजोर था, इसका अंदाज 1894-95 के चीन जापान युद्ध से लगाया जा सकता है, जिसमें चीन पराजित हुआ और शिमोनोस्की की संधि 1895 में दोनों में देशों में हुई। 1894-95 के चीन जापान युद्ध में चीन पराजित हुए। शिमोनोस्की की संधि 1895 में चीन ने जापान के साथ शिमोनोस्की की संधि की। इस संधि से जापान को बहुत लाभ हुआ, लेकिन जापान की इस बढ़ती ताकत से यूरोपीय शक्तियां आशंकित हो गई और उन्होंने जापान की इस ग्रोथ को पीला आतंक तक कह डाला। दे कॉल्ड दे टर्म्ड इट एज ए येलो पेरिल, पीला आतंक कह दिया। और इस पराजय ने चीन में बॉक्सर विद्रोह को प्रेरित किया। बॉक्सर विद्रोह के प्रति जो चीन का जो सरकार का रुख था वो बेसिकली सहानुभूतिपूर्ण था। बॉक्सर विद्रोह चीन के विदेशी शक्तियों द्वारा किए जाने वाले आर्थिक शोषण, चीन में बढ़ती बेरोजगारी, बाढ़, अकाल, गरीबी, इन सब फैक्टर्स ने चीन की जनता में गहरा असंतोष उत्पन्न कर दिया और इस जनता के असंतोष की अभिव्यक्ति बॉक्सर विद्रोह या मुक्केबाजों के विद्रोह के रूप में हुआ। ये विद्रोह सबसे पहले 1899 में शांतुंग प्रांत में हुआ, लेकिन 1900 के आसपास इसका प्रभाव बीजिंग में भी बढ़ गया। इन बॉक्सर विद्रोहियों का नारा था कि जो विदेशी शक्तियां हैं उनको समुद्र तक धकेल दो, समुद्र में धकेल दो। और 1901 के आसपास इस बॉक्सर विद्रोह को कुचल दिया गया। तो बॉक्सर विद्रोह बेसिकली विदेशी शक्तियों के विरुद्ध ज़्यादा था और विदेशी शक्तियों के विरुद्ध होने के कारण बॉक्सर विद्रोह को चीन की सरकार की राजवंश की सहानुभूति भी मिली थी। तो इसके पीछे कारण क्या थे? विदेशी आधिपत्य, बेरोजगारी, गरीबी, बाढ़, ये जो सारे फैक्टर थे इन्होंने चीन की जनता को विदेशी शक्तियों के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए बाध्य किया। सरकार का रुख सहानुभूतिपूर्ण, सर्वप्रथम कब शुरू हुआ? 1899 में शांतुंग प्रांत से शुरू। वह 1900 तक पीकिंग में भी फैल गया, पीकिंग में भी फैला।
ये विद्रोह 1900 ईस्वी तक पीकिंग में भी फैल गया। इनका मूल नारा क्या था? विदेशियों को समुद्र तक धकेल दो। नारा विदेशियों को समुद्र में धकेल दो। तो सीधी विदेशी सत्ता जैसे भारत में स्थापित हुई थी ब्रिटिश भारत के प्रांतों में, वैसी सत्ता तो स्थापित नहीं हो रही, लेकिन जैसे देसी रियासतों में प्रभाव था उससे थोड़ी कम मान लो, वैसा प्रभाव यहाँ एक तरीके से चीन में स्थापित विदेशी शक्तियां कर रही थी। लेकिन इस बॉक्स और इन विदेशी शक्तियों के विरुद्ध पहली ये जो अभिव्यक्ति थी ये बॉक्सर विद्रोह थी। हालांकि इस बॉक्सर विद्रोह को 1901 के आसपास कुचल दिया गया। इसी दौरान चीन में 100 दिन का सुधार होता है। 11 जून 1898 से 21 सितंबर 1898 तक चीन के सम्राट कुआंग हस ने अनेक सुधार के आदेश जारी किए और चीन को आधुनिक बनाने का प्रयास किया। इनको 100 दिन का सुधार कहा जाता है। इसकी कई बार डेट पूछी जा सकती है। 100 दिन का सुधार ये किसने लागू किया? सम्राट कुआंग हस द्वारा। और इसकी जो डेट क्या थी? 11 जून से 21 सितंबर। 11 जून 1898 से 21 सितंबर 1898, 21 सितंबर 1898 तक ये लागू रहा। और इसका जो मुख्य उद्देश्य था चीन का आधुनिकीकरण करना था। उद्देश्य था आधुनिकीकरण। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो चीन का आधुनिकीकरण करना था। इसी तरह का आधुनिकीकरण जापान में भी मेजी शासन के जो शासक थे मेजी, उनके समय में हुआ। और वो एक कहानी है कि उसके बाद में जापान वैसा जापान रहा ही नहीं। अब अगली जो घटनाक्रम आती है 1911 की क्रांति, और इसी समय सन्यात सेन भी 1900 के दशक में चीन की राष्ट्रीय राजनीति में प्रकट होना शुरू होते हैं। सन्यात सेन ने जापान में एक गुप्त दल की स्थापना की थी। तुंग मेंग हुई का गठन किया था। सन्यात सेन 1905 में जापान में गुप्त दल तुंग मेंग हुई की स्थापना। तुंग मेंग हुई की स्थापना। सन्यात सेन के जो 3 सिद्धांत थे, राष्ट्रवाद, लोकतंत्र और आजीविका, इस पर प्रश्न आता है। सन्यात सेन के 3 सिद्धांत। पहला राष्ट्रवाद, दूसरा लोकतंत्र और तीसरा जो सिद्धांत था वो था आजीविका। अब हिंदी में तो चलो ये नेशनलिज्म, डेमोक्रेसी एंड लिवलीहुड या अंग्रेजी में ये याद हो जाएंगे, लेकिन इनके जो चाइनीज नाम हैं वो याद रखना थोड़ा सा मुश्किल है। तो राष्ट्रवाद को मिंचसुर कहा जाता है और लोकतंत्र को मिंचवान हुई, मिंचसुर, और ये मिन चुआन हुई। और कई बार सीधा कि मिन चुआन हुई क्या था, राष्ट्रवाद था, लोकतंत्र था कि आजीविका था, कि ये था, क्या था, या मिनसुर क्या था, ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं। और आजीविका को मिन सेंग कहा गया है। मिन सेंग
ये आजीविका के नाम थे। इस पर परीक्षा में एक अच्छा प्रश्न बनता है, इम्पोर्टेंट चीज़ है कि सन्यात सेन के 3 सिद्धांत राष्ट्रवाद या मिनसुर, लोकतंत्र या मिनसुआन हुई और आजीविका या मिनसेंग। और इन सिद्धांतों को जनता के 3 सिद्धांत या सान मिन चू आई भी कहा जाता है। सान मिन चू आई, सान मिन चू आई, चू आई। इन 3 सिद्धांतों को जनता के 3 सिद्धांत भी कहा जाता है, जिसका नाम है सान मिन चू आई, यानी जनता के 3 सिद्धांत। अब 1911 में चीन में क्रांति होती है और इस चीन की क्रांति का तात्कालिक कारण था 10 अक्टूबर 1911 का हैंको बम विस्फोट की घटना। इस पर भी प्रश्न आता है। 1911 की क्रांति, तात्कालिक कारण हैंको बम विस्फोट की घटना, हैंको बम विस्फोट की घटना। और हैंको बम विस्फोट किस डेट को हुआ है? 10 अक्टूबर 1911। 10 अक्टूबर 1911। इस 1911 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया है? इस क्रांति का नेतृत्व सन्यात सेन, डॉक्टर सन्यात सेन के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। और अब सन्यात सेन ने 1912 में तुंगमेंग हुई सहित, जो तुंगमेंग हुई संघ जो या संगठन था, ये जापान में गुप्त क्रांतिकारी संगठन के रूप में स्थापित किया गया था। तो अपने संगठन और अन्य सभी इस तरह के कई क्रांतिकारी संगठनों को मिलाकर एक राष्ट्रवादी दल कुओमिंतांग की स्थापना की। तो तुंगमेंग हुई वह अन्य दलों को मिलाकर सन्यात सेन ने कोमिंगतांग, इसे कुओमिंगतांग भी कहा जाता है, कोमिंगतांग दल की स्थापना 1912 में की। कोमिंगतांग दल की स्थापना 1912 में की। यहाँ पहला नाम को या कुओ दोनों नाम मिलता है। को या कुओ का अर्थ है देश और मिंग का अर्थ है जनता। को या कुओ का अर्थ है देश, मिंग का अर्थ है जो अर्थ है वो जनता, और तांग का अर्थ है दल या पार्टी, यानी देश की जनता की पार्टी। इसको हम चीनी राष्ट्रवादी दल भी कहते हैं। इसको ये एक चीनी राष्ट्रवादी दल था। और कुओमिंगतांग 1912 से लेकर 1925 तक सन्यात सेन के जीवन काल तक चीन का एक मुख्य पॉलिटिकल फोर्स भी रही। यहाँ तक कि सन्यात सेन की मृत्यु के बाद भी जो इनकी पत्नी थी, उनकी छोटी बहन से चियांग काई शेक ने विवाह किया था। ये विवाह सन्यात सेन की मृत्यु के बाद किया था। तो चियांग काई शेक इस कुओमिंगतांग दल के सर्वे सर्वा बन गए थे। और कुओमिंगतांग दल जब तक था तब तक साम्यवादी दल को भी इसी के सबॉर्डिनेट एक विंग बना रखा था। और साम्यवादी दल पर जब नकेल कसना शुरू की चियांग काई शेक ने, तो फिर एक गृह युद्ध की सी स्थिति उत्पन्न
हो गई। डॉक्टर सन्यात सेन ने 1 जनवरी 1912 को नानकिंग में गणतंत्र की स्थापना की। सन्यात सेन ने 1 जनवरी 1912 को नानकिंग में गणतंत्र की स्थापना की। नानकिंग जो चीन का जापान की तरफ का जो कोस्ट है उसके ऊपर मंचूरिया से नीचे की तरफ एक प्रमुख नगर था। मंचूरिया वाला क्षेत्र, खैर मैं इसको मैप के जरिए भी आपको दिखाऊंगा बनाकर। तो यहाँ पर नानकिंग नामक स्थान पर 1 जनवरी 1912 को गणतंत्र की स्थापना की। यानी क्वेश्चन ये आ सकता है कि सन्यात सेन की सत्ता का केंद्र या राजधानी कहाँ थी? नानकिंग। 12 फरवरी 1912 को चीन के सम्राट द्वारा गद्दी त्याग दी जाती है। 12 फरवरी 1912 को सम्राट द्वारा पद छोड़ना, और इसी के साथ जो मानचू वंश है मानचू वंश समाप्त हो जाता है। लेकिन सम्राट ने अपने जो सारे अधिकार शासनादेश हैं यो युआन शिकाई को सौंप दिए। यानी मानचू वंश का शासन तो समाप्त हो गया और युआन शिकाई चीनी गणराज्य के पहले राष्ट्रपति बने। यहाँ पर युआन शिकाई को सारे अधिकार सौंपे, सारे अधिकार दिए। अब यहाँ पर क्या होता है, युआन शिकाई को सारे अधिकार मिलते ही ये राष्ट्रपति बन जाते हैं। तो युआन शिकाई चीनी गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति। अब पीकिंग से कौन शासन कर रहा है? युआन शिकाई। नानकिंग से कौन शासन कर रहा है? सन्यात सेन। तो चीन में दो तरह की सत्ताएं हो गई और डॉक्टर सन्यात सेन ने ही पहल करते हुए कि चीन में दो सरकारें नहीं हो या चीन का विभाजन नहीं हो, डॉक्टर सन्यात सेन युआन शिकाई के सामने एक प्रपोजल भेजते हैं कि अगर युआन शिकाई चीन में गणतंत्र की स्थापना करते हैं तो सन्यात सेन नानकिंग की सरकार का उसमें विलय कर लेंगे और चीन की राष्ट्रीय एकता के लिए सन्यात सेन अपना पद त्याग देते हैं। हालांकि सन्यात सेन द्वारा पद त्यागने और इस त्याग और बलिदान के बावजूद भी चीन में राष्ट्रीय एकता स्थापित नहीं हो पाई, क्योंकि युआन शिकाई किसके द्वारा अपॉइंट किया गया था? मानसू वंश के राजा के द्वारा अपॉइंट किया गया था और युआन शिकाई चीन में मानसू वंश की स्थापना ही करना चाहते हैं। 1913 में युआन शिकाई कुओमिंगतांग पर प्रतिबंध लगा देते हैं, उनके कार्यकर्ताओं का दमन करना शुरू कर देते हैं। इस दमन से परेशान होकर सन्यात सेन फिर से जापान भाग जाते हैं और ये स्थिति 1916 तक रहती है, जब तक कि युआन शिकाई की मृत्यु नहीं हो गई। तो सन्यात सेन राष्ट्रीय एकता के लिए युआन शिकाई को राष्ट्रपति स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन आप इसमें यह भी लिख लेना, मैं तो लिख नहीं रहा हूं, कि इस शर्त पे राष्ट्रपति स्वीकार किया कि युआन शिकाई गणतंत्र की स्थापना करेंगे। लेकिन युआन शिकाई मानचू राजवंश के नुमाइंदे हैं, तो वो मानचू राजवंश को स्थापित करना चाहते हैं और वो करते बिल्कुल उल्टा हैं। युआन शिकाई 1913 में कोमिंगतांग पर प्रतिबंध लगा देते हैं
और अल्टीमेटली सन्यास सेन कहाँ चले जाते हैं, जापान चले जाते हैं। लेकिन 1916 में युआन शिकाई की मृत्यु हो जाती है। युआन शिकाई की 1916 में मृत्यु हो जाती है। अब युआन शिकाई की मृत्यु के साथ ही जो अराजक परिस्थितियां हैं उत्पन्न हो जाती हैं और सन्यात सेन कैंटन को अपनी राजधानी बनाकर कुओमिंगतांग दल की सरकार का फिर से गठन करते हैं। सन्यात सेन कैंटन को, पहले नानकिंग इनकी राजधानी थी, अब कैंटन को बनाते हैं राजधानी बनाकर, कैंटन को राजधानी बनाकर फिर से कुओमिंगतांग दल की सरकार स्थापित करते हैं। फिर से कुओमिंगतांग दल की जो सरकार है, लेकिन ये सरकार का केंद्र कहाँ पर है, कैंटन है। ये कैंटन में कुओमिंगतांग दल जो दल की सरकार है वो स्थापित करते हैं और अपनी पार्टी को संगठित करते हैं। अब यहाँ पर 1917 में रूस की क्रांति भी इसी समय पे हो गई है और रूस में लेनिन और उनका जो समर्थक हैं वो ये चाहते हैं कि इनकी जो साम्यवादी विचारधारा है उस पर आधारित सरकारें पूरी दुनिया में कायम हो। तो रूस से माइकल बोरोडिन एक सलाहकार के रूप में आते हैं जिन्होंने रूस के मॉडल पर चीन में साम्यवादी सरकार को पुनर्गठित करने का या रूस की साम्यवादी मॉडल के ऊपर कुओमिंगतांग दल को पुनः स्थापित करने का, पुनर्गठित करने का प्रयास किया। रूसी सलाहकार, इस पर नाम पर प्रश्न आता है, माइकल बोरोडिन। बोरोडिन ने रूसी साम्यवादी पार्टी की तर्ज पर कुओमिंगतांग को पुनर्गठन किया। कुओमिंगतांग का पुनर्गठन किया। अब कुओमिंगतांग में इस कारण से साम्यवादी एलिमेंट ये भी स्थापित हो गए। सन्यात सेन ने को इस चीज में मदद मिलती है और इसी समय 1925 में सन्यात सेन की मृत्यु हो जाती है। 1925 में सन्यात सेन की मृत्यु, डेथ ऑफ सन्यात सेन, 12 मार्च 1925। अगर डेट देखें 12 मार्च 1925। अब कुओमिंगतांग जो पार्टी है, दल है, उस पर नियंत्रण किसका स्थापित हो जाता है, चियांग काई शेक। चियांग काई शेक का कुओमिंगतांग पर नियंत्रण। और चियांग काई शेक किससे विवाह करता है, सन्यात सेन की पत्नी की बहन से विवाह। चियांग काई शेक सन्यात सेन की पत्नी की बहन से विवाह करता है और ये विवाह 1925 के बाद करता है। तो जीवन काल में तो ये साडू भाई नहीं थे, एक राजस्थानी में बोलते हैं, अपने बोलते हैं साडू भाई।
तो उस हिसाब से ये थे। अब आप इनका रिलेशन भी आपसी फैमिलियर रिलेशन, although this relation was not during the lifetime of Sannyas Sen, but after death of Sannyas Sen, he married a sister of Sannyas Sen's wife. Sannyas Sen की वाइफ की बहन से chiang kai-shek विवाह कर लेता है। 1927 तक कम्युनिस्ट और कुओमिंगतांग के बीच में किसी तरह से सहयोग रहा, क्योंकि चीन में 1919 में माओ से तुंग ने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कर ली थी, लेकिन माइकल बोरोडिन जो रूस से सलाहकार के रूप में आए थे, उन्होंने कुओमिंगतांग पार्टी को ही एक चीन में कम्युनिस्ट पार्टी के मॉडल में रूप में शामिल किया था। तो कम्युनिस्ट विचारधारा भी उस कुओमिंगतांग पार्टी में ही शामिल हो गई थी। 1927 तक किसी तरह से ये सहयोग बना रहता है, लेकिन बाद में कम्युनिस्टों की शक्ति बढ़ती है और बढ़ती शक्ति और लोकप्रियता के कारण चियांग काई शेक कम्युनिस्टों को कुओमिंगतांग जो पार्टी है उससे निकाल देता है। इसी समय चियांग काई शेक ने सोवियत संघ से भी संबंध तोड़ लिए और एक शुद्धिकरण आंदोलन चला देता है। 1927 में चियांग काई शेक इसको दोनों तरीके से लिखते हैं। चियांग काई शेक ने कम्युनिस्टों को कुओमिंगतांग से निष्कासित करना शुरू कर दिया। और दूसरा काम क्या करता है, रूस से संबंध तोड़ लिए। रूस से संबंध तोड़ लिए। ये चीन इस तरह का सा चियांग काई शेक इस तरह के काम करता है और शुद्धिकरण का आंदोलन चलाता है। अब चीन में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना माओ त्से तुंग ने की थी। माओ त्से तुंग वैसे पेकिंग विश्वविद्यालय में पुस्तकालय अध्यक्ष थे। चीन में कम्युनिस्ट पार्टी का नाम था कुंग चान तांग। 1919 में माओ ने कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। इस कम्युनिस्ट पार्टी को क्या कहा जाता है, कुंग चान तांग। कुंग चान तांग। इस कम्युनिस्ट पार्टी का नाम क्या था, कुंग चान तांग इस पार्टी का नाम था। माओ बीजिंग विश्वविद्यालय में पुस्तकालय अध्यक्ष थे और डॉक्टर सन्यात सेन के समय तक तो साम्यवादी पार्टी के जो वर्कर्स थे, कैडर थे, वो कुओमिंगतांग पार्टी के एक डिसिप्लिन्ड कैडर के रूप में काम कर रहे थे। लेकिन बाद में चियांग काई शेक पूंजीपतियों के प्रभाव में आ जाता है और जिससे कुओमिंगतांग और चियांग काई इनमें साम्यवादियों के बीच मतभेद बढ़ जाता है। तो चियांग काई शेक, जिसका कुओमिंगतांग पार्टी सन्यात सेन के समय साम्यवादी मॉडल पे ऑर्गेनाइज हुई थी, विडम्बना देखिए कि वही अब उसका मुखिया चियांग काई शेक पूंजीवादी प्रभाव में आ जाता है। पूंजीवादी प्रभाव में आ जाता है यानी वेस्टर्न कंट्रीज पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं। जब हम इटली में फांसीवाद देखेंगे तो मुसोलिनी भी अपने जीवन के प्रारंभिक चरण में साम्यवादी था। हिटलर का विजन भी समाजवादी विजन था, लेकिन ये सब बाद में पूंजीवादी हो गए। यानी वेस्टर्न कंट्रीज भी, पूंजीवादी देश भी अपने फेवर के लोगों को सत्ता में स्थापित करके अपनी व्यवस्था को स्थापित कर रहे हैं।
तो चियांग काई शेक पूंजीवादी प्रभाव में आ जाता है। और इसका नतीजा क्या होता है कि कम्युनिस्ट पार्टी अलग होने लगती है। और कम्युनिस्टों को ने जब कुओमिंगतांग से अलग हो गए तो इनकी शक्ति का मुख्य केंद्र कियांगसी बन गया। पृथक होने के बाद पृथक होने के बाद 1931 में साम्यवादियों का, यानी चीनी साम्यवादियों की बात कर रहा हूँ मैं, साम्यवादियों की शक्ति का केंद्र कियांगसी बन गया। कियांगसी वही जगह है जहाँ पर 19 अक्टूबर 1934 से माओ ने अपने 1 लाख अनुयायियों के साथ लॉन्ग मार्च शुरू किया था, 1 वर्ष से अधिक समय का, कियांगसी से शैनसी तक। तो जब चियांग काई शेक पूंजीवादी प्रभाव में आ गए तो इन्होंने कियांगसी को अपना केंद्र बना लिया। अब 1933 में नानकिंग में चियांग काई शेक की अध्यक्षता में सरकार काम कर रही थी। कियांगसी में कम्युनिस्टों की सत्ता जो सरकार है वो काम कर रही थी। और कियांगसी की कम्युनिस्ट सरकार ने कुओमिंगतांग की सरकार को अस्वीकार कर दिया और कुओमिंगतांग की सरकार ने कियांग सिंह की कम्युनिस्ट पार्टी को अस्वीकार कर दिया। अब सत्ता के केंद्र कौन कौन से हो गए? नानकिंग, नानकिंग में कौन से हैं? कुओमिंगतांग और कियांगसी में कम्युनिस्ट। दो तो मेजर पावर केंद्र यही हो गए। नानकिंग कियांगसी की सरकार को मान्यता देने को तैयार नहीं है और कियांगसी के कम्युनिस्ट नानकिंग के कुओमिंगतांग को मान्यता देने को तैयार नहीं है। इसी तरह कैंटन में भी एक अलग सरकार और चल रही है जो मूल सन्यात सेन की विचारधारा को, मूल कुओमिंगतांग की विचारधारा को मानने वाले हैं, वो कैंटन से सरकार चला रहे हैं। तो एक तरीके से ये लेसर एंगल है या लेसर पावर है, लेकिन सन्यात सेन के मूल अनुयायी। तो चीन में एक तरीके से एक समय पर 3 सरकारें शासन कर रही हैं। हालांकि कैंटन वाली फिर ज़्यादा समय नहीं रहती है। और इसी समय 1931 में जापान चीन के मंचूरिया पर नियंत्रण कर लेता है, तो वो एक चौथी सरकार हो गई। यानी चीन में अब एक खिचड़ी व्यवस्था सी बन गई। नानकिंग, कियांगसी, कैंटन, 3 तो अंदर की सरकारें हैं और चौथा जापान के नियंत्रण वाली एक सरकार और स्थापित हो जाती है। कम्युनिस्टों की जो सरकार है वो कियांगसी के अलावा आन हुई और किएन प्रांतों में और चल रही है। कियांगसी के अलावा आन हुई, एक तो आन हुई में चल रही है और दूसरी इनकी जो सरकार जो चल रही है वो है किएन प्रांत में। इन प्रांतों में भी कम्युनिस्टों की सरकार या कम्युनिस्टों का जो शासन है वो चल रहा है। अब चियांग काई शेक कम्युनिस्टों को कुचलने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे एक चीज और लिख दें, 1931 में जापान मंचूरिया पर आक्रमण कर देता है। अब कोड में खाज की सी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अब यहाँ पर चियांग काई शेक कम्युनिस्टों को कुचलने का प्रयास करता है। चियांग काई शेक के अधीन जो नानकिंग की सरकार थी, कुओमिंगतांग की सरकार, ये पूरी तरह से कम्युनिस्ट विरोधी थे और बार बार चियांग काई शेक 1933 तक 4 बार आक्रमण कर देते हैं लेकिन इनको सफलता नहीं मिलती। 1934 में लाखों कम्युनिस्टों को मौत के घाट उतारने के लिए उन्होंने फासिस्ट मार तो दिया ही,
फासिस्ट जो नीली कुर्ती के दल के थे, उसी नीली कुर्ती दल के तर्ज पर एक आतंकवादी संगठन की भी स्थापना की, जिसका उद्देश्य कुओमिंतांग दल के विरोधियों को समाप्त करना था। चियांग काई शेक अपने इस मूवमेंट में अपने कैडर को कन्फ्यूशियस की विचारधारा के आधार पर भी संगठित करता था। चियांग काई शेक साम्यवादियों पर अत्याचार कर रहा था, और ऐसी स्थिति में अब यह संभव नहीं था, क्योंकि जो कियांगसी है वो नानकिंग से ज़्यादा दूर नहीं है, और लाखों कम्युनिस्टों को समर्थकों की हत्या करने के बाद और नीली कुर्ती दल के आधार पर आतंकी संगठन स्थापित करने के बाद कम्युनिस्ट्स वर फेसिंग द बर्न ऑफ चियांग काई शेक्स पावर। चियांग काई शेक के जो पावर का जो बर्न है उसका प्रभाव वो फील कर रहे थे, और उनके लिए संभव नहीं था कि वो कियांगसी पर लंबे समय तक नियंत्रण स्थापित कर दें। 1931 में जब जापान आक्रमण कर देता है तो चियांग काई शेक अब भी जापान की अपेक्षा साम्यवादियों को कुचलने पर अधिक बल देता है, और ऐसी स्थिति में जो साम्यवादी हैं वो यहाँ पर कियांगसी के स्थान पर उत्तर में स्थित शेंसी प्रांत की तरफ प्रस्थान करते हैं, जिसको इतिहास का फेमस लॉन्ग मार्च कहा जाता है। ये लॉन्ग मार्च 16 अक्टूबर 1934 को कियांगसी से शुरू हुआ और 20 अक्टूबर 1935 को शेंसी प्रांत तक पहुंचा, और इसका नेतृत्व माओ त्से तुंग कर रहे थे। लगभग 1,10,000 अनुयायियों के साथ माओ त्से निकलते हैं, और रास्ते में लगभग 1 साल 5 दिन के या 6 दिन के समय में 1 साल 5 दिन के समय में लगभग 90,000 उसका कैडर मारा जाता है। 6,000 मील का ये लंबा सफर लगभग 368-70 दिनों में तय होता है। केवल 20,000 कैडर ही सुरक्षित पहुंच पाता है, और कियांगसी से फिर वो शेंसी पहुंचते हैं। तो शेंसी प्रांत में येनान नामक स्थान पर ये अपनी राजधानी बनाते हैं। इस महाप्रस्थान को सफल बनाने का श्रेय माओ त्से तुंग और उनके कमांडर सूते को दिया जाता था। साम्यवादियों का ये जो नया राज्य है शेंसी, मैं अभी मैप के जरिए भी दिखाऊंगा, ये जापान अधिकृत उत्तरी चीन के अधिक नजदीक था। अतः स्वाभाविक था कि अब साम्यवादियों की जो स्ट्रेटजी थी वो ये थी कि चीन पर निरंतर जो जापानी प्रभाव दिख रहा है उसकी तरफ ध्यान जनता का आकर्षित किया जाए। तो बेसिकली अब चियांग काई शेक जिस स्ट्रेटजी पर कार्य कर रहा है वो स्ट्रेटजी है कम्युनिस्टों को कुचलने की स्ट्रेटजी। यहाँ पर चियांग काई शेक जापानी अधिकार के स्थान पर साम्यवादियों को कुचलने पर अधिक ध्यान देता है। यह साम्यवादियों को कुचलने पर अधिक ध्यान देता है, और यहीं से साम्यवादी पॉपुलर होने लग जाते हैं। चियांग काई शेक अनपॉपुलर होने लग जाता है। चियांग काई शेक ने 1934 तक 4 बार कियांगसी पर हमला किया। 1934 तक 4 बार कियांगसी पर हमला। 1934 तक 4 बार कियांगसी पर हमला, 1 लाख साम्यवादियों की हत्या, 1 लाख साम्यवादियों की हत्या भी ये करवा देता है। इसके अलावा नीली कुर्ती दल नामक एक आतंकी संगठन की स्थापना करता है साम्यवादियों की हत्या के लिए।
नीली कुर्ती दल नामक आतंकी संगठन की स्थापना। ब्लू शर्ट, यह बिल्कुल फासिस्ट मॉडल पर था और उस पर यह दल स्थापित करता है। और इसकी जो इंस्पिरेशन है ये कन्फ्यूशियस के सिद्धांतों पर आधारित था, यानी कन्फ्यूशियस की शिक्षाओं पर अपने शासन को संगठित किया। च्यांग काई शेक द्वारा अपने शासन को संगठित किया। च्यांग काई शेक ने कन्फ्यूशियस की शिक्षाओं के आधार पर अपने शासन को संगठित किया। च्यांग काई शेक के इन सारे अत्याचार और प्रोपागेंडा के कारण मजबूर होकर साम्यवादियों को फिर क्यांगशी से सेंसी की तरफ जाना पड़ा। च्यांग काई शेक के दमन से बचने के लिए साम्यवादियों को च्यांग काई शेक के दमन से बचने के लिए साम्यवादियों को क्यांगशी से सेंसी जाना पड़ा। और इस सेंसी के जाने के चीज को कहा जाता है महाप्रस्थान। इसको क्या कहा जाता है? महाप्रस्थान। ये कब शुरू हुआ? 16 अक्टूबर 1934 से 20 अक्टूबर 1935 तक ये महाप्रस्थान चला। और इस महाप्रस्थान में 1,10,000 अनुयायियों के साथ माओ चला। 20,000 ही पहुंचे, बाकी 90,000 रास्ते में मारे गए। 6,000 मील लंबा सफर तय किया, लगभग 368 दिनों में। 368 दिनों में। और यहाँ पर ये जो यात्रा कहाँ से शुरू हुई? महाप्रस्थान क्यांगशी से सेंसी। सेंसी की जो राजधानी थी वो क्या थी? सेंसी की राजधानी येनान थी। तो अब क्यांगशी के स्थान पर येनान साम्यवादियों का केंद्र बन जाता है। ये जो महाप्रस्थान है, इस महाप्रस्थान में का जो सफलता का श्रेय है ये माओ त्से तुंग और उनके कमांडर सूतो को दिया जाता है। तो ये जो नई राजधानी है सेंसी, और या इसकी जो नया प्रांत है सेंसी, या इसकी जो राजधानी जो थी येनान, ये मंचूरिया के निकट थी। जापान ने जिस पर नियंत्रण कर रखा था। तो सेंसी उत्तरी चीन में था। उत्तरी चीन में जापान अधिकृत मंचूरिया के निकट था। मंचूरिया के निकट था। और इसके जरिए जो साम्यवादी हैं
ये जो चीन की समस्या को पूरे राष्ट्रीय पूरे लेवल पे अपने उसमें सहानुभूति अर्जित करने में सफल रहे थे। और माओ व कमांडर सूते ये इसको लीड कर रहे थे। यहाँ पर स्वाभाविक रूप से जब जापान के नज़दीक प्रभाव वाले क्षेत्र पे जाएंगे तो जनता का ध्यान विदेशी उसकी तरफ शक्तियों की तरफ या विदेशी प्रभाव की तरफ से जाएगा भी। 1936 में साम्यवादियों ने अपना जो एजेंडा या उद्देश्य ये बताया कि विदेशी आक्रमणकारी का या जापान का मिलकर मुकाबला किया जाए, जनता को शासन संबंधी अधिकार दिए जाएं और देश की आर्थिक उन्नति की जाए। लेकिन जो चियांग काई शेक है वो इस चीज़ को सुनने को तैयार ही नहीं है। वो कह रहा है कि पहले मैं साम्यवादियों से निपटूंगा, जापान से तो मैं कभी भी निपट लूंगा। तो 1936 में, और संभवतः ये हो भी इसलिए रहा है कि चियांग काई शेक किसके प्रभाव में है? चियांग काई शेक पूंजीवादी ताकतों के प्रभाव में है। तो 1936 में साम्यवादियों ने अपने उद्देश्य घोषित किए और इन उद्देश्यों से भी वो पॉपुलर हुए। साम्यवादी कह रहे हैं कि हम चियांग काई शेक के साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर जापान के खिलाफ लड़ने को तैयार हैं। तो पहली चीज है विदेशियों से मुकाबला, विदेशियों से मिलकर मुकाबला, मिलकर मुकाबला किया जाए। दूसरी जो चीज है वो है कि जनता को शासन संबंधी अधिकार दिए जाएं। और तीसरा आर्थिक उन्नति, जनता को शासन संबंधी अधिकार। अब इस एजेंडे से आप समझ सकते हैं कि स्वाभाविक रूप से चियांग काई शेक की कोमिंग तांग की तुलना में माओ की साम्यवादी पार्टी लोकप्रिय होगी और आर्थिक जो सुधार या विकास किया जाए, आर्थिक उन्नति की जाए देश की। और साम्यवादी ये मानते थे कि फिलहाल कोमिंगतांग और जो साम्यवादियों को दोनों को मिलकर आक्रमणकारी को देश से बाहर निकालना चाहिए, जबकि चियांग काई शेक अलग ही नैरेटिव लेके चलते थे कि पहले मैं साम्यवादियों को हराता हूँ, जापान से तो हम कभी भी लड़ लेंगे। इस कारण से चियांग काई शेक देश में अलोकप्रिय हो रहा है। चियांग काई शेक साम्यवादियों से किसी भी तरह का समझौता नहीं करना चाहता और वह उनको सेंसी प्रांत में भी पूरी तरह पराजित करके कोमिंगतांग दल की पूरे देश में एक छत्र सत्ता स्थापित करना चाहता है कि मंचूरिया को तो कभी भी हड़प लेंगे। और चियांग काई शेक का मानना था कि जापान से, इसका अपना एक विजन था, नैरेटिव था कि जापान से लड़ने के लिए पहले पूरे देश पर नियंत्रण करना जरूरी है। तो पहले साम्यवादियों को पराजित करना है ताकि चीन में राष्ट्रीय एकता स्थापित हो और उसके बाद में जापान से लड़ा जाएगा। कुछ इसी तरह का जो वर्जन जब हम सेकेंड वर्ल्ड वार, नाजीवाद ये पढ़ेंगे तो हिटलर का भी ये था कि इंग्लैंड को पर हमला करेंगे तो अमेरिका हमला करेगा। और अमेरिका एक महाद्वीप है और महाद्वीप से लड़ने के लिए हमें एक पैरेलल पूरे यूरोपीय महाद्वीप के रिसोर्सेज को नियंत्रण करना होगा। और इसी क्रम में वो 1941 में रूस पर हमला कर देता है ताकि यूरोप पर पूरा नियंत्रण स्थापित करके वो अमेरिका और ब्रिटेन से मुकाबला कर सके। और कुछ इसी तरह की थीम, मैं दोनों को कंपेयर करके बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि कोमिंग तांग या पार्टी का जो मुखिया है चियांग काई शेक वो क्यों साम्यवादियों से समझौता नहीं करना चाहता। क्योंकि वो ये कहता है कि एक बार जब राष्ट्रीय एकता स्थापित हो जाएगी कुओमिंगतांग के नेतृत्व में तो जापान को तो हम कभी भी खदेड़ लेंगे, राष्ट्रीय एकता स्थापित हो जाएगी। तो इस उद्देश्य से उसने अपनी पूरी ताकत जापान की बजाय साम्यवादियों को कुचलने में झोंक दी। अब यहाँ पर एक परिवर्तन और होता है कि साम्य इस कुओमिंगतांग दल की जो सेना है उनका प्रधान सेनापति है चांग हसुए लियांग। चांग हसुए लियांग
साम्यवादियों से लड़ना नहीं चाहता था, वो भी साम्यवादियों के इस एजेंडे से इन्फ्लुएंस्ड था। तो चांग काई शेक ने जब उनकी जो सेना भेजी तो उसने साम्यवादियों ने उनको अपने से युद्ध न लड़ने के लिए तैयार करा दिया। और बाद में चांग हुसे लियांग ने हिम्मत दिखाकर 12 दिसंबर 1936 को चांग काई शेक को ही गिरफ्तार कर लिया। उसकी गिरफ्तारी के 13 दिन बाद में उसे इस शर्त पे चांग काई शेक को रिहा किया गया कि वह साम्यवादियों के साथ एक संयुक्त मोर्चे की सरकार बनाकर, संयुक्त मोर्चा बनाकर जापान के साथ युद्ध करेगा। और इस प्रकार साम्यवादियों और जो नानकिंग की सरकार थी, यानी कियांगसी और शेंसी की सरकार, जो साम्यवादियों की सरकार मान लो, नानकिंग की सरकार जो कुओमिंतांग या चियांग काई शेक की सरकार थी, उनके बीच में युद्ध बंद हो गया। चीन में गृह युद्ध बंद करके वो अब तुरंत ही जापान के खिलाफ युद्ध शुरू हो गया। तो 1937 में साम्यवादियों में और चियांग काई शेक में इन परिस्थितियों में गठबंधन भी हो जाता है। और इस गठबंधन को कराने का क्रेडिट किसको जाता है? चांग हसुए लियांग को ये क्रेडिट दिया जाता है। तो चियांग काई शेक के सेनापति चियांग काई शेक के सेनापति चांग हसुए लियांग, चियांग हसुए है लियांग को साम्यवादी अपने विरुद्ध न लड़ने व जापान के विरुद्ध संयुक्त मोर्चे के लिए राजी कर लेते हैं। और दिसंबर 1936 में चियांग हसुए है लियांग चियांग काई शेक को गिरफ्तार कर लेते हैं। चियांग काई शेक को गिरफ्तार कर लेते हैं। और इस गिरफ्तारी के बाद में, ये गिरफ्तारी बेसिकली 12 दिसंबर 1936 को हुई थी, 12 दिसंबर 1936 को। इस गिरफ्तारी के बाद में 13 दिन बाद में चियांग काई शेक को इस शर्त पे छोड़ा जाता है कि वो एक संयुक्त गठबंधन बनाकर इनके खिलाफ लड़ेंगे। 13 दिन बाद चियांग काई शेक रिहा, इस शर्त पर रिहा कि साम्यवादी व कुओमिंतांग मिलकर जापान से मुकाबला करेंगे, जापान से मुकाबला करेंगे। ये सशर्त जो एजेंडा है, इसके बाद में साम्यवादी और ज़्यादा पॉपुलर हो जाते हैं। चीन का जो जनमत भी अभी इस चीज़ की तरफ ही था कि गृह युद्ध बंद किया जाए और जापान या विदेशी शक्तियों के विरुद्ध लड़ा जाए। तो इसमें बेसिकली जो चियांग काई शेक के खुद के सेनापति जो चियांग या चांग सुए लियांग,
इसका बड़ा इसमें योगदान था। अब मैं इसमें जो माओ के लॉन्ग मार्च की आपको ये तस्वीर भी दिखा देता हूँ। इसमें मैंने, क्योंकि मैप बनाने में मैं बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो ये कुछ इस तरह से चीन की तस्वीर बनती है, चीन का नक्शा बनता है। ये जो क्षेत्र है ये मंगोलिया है, ये क्षेत्र मंगोलिया है। इधर ये जो क्षेत्र है, जो आपको लाल उसमें दिख रहा है, या इसको मैं पूरे को ही लाल घेरे में कर दूं, ये जो लाल घेरे वाला क्षेत्र है ये मंचूरिया है कुछ इस तरह से। और इधर ये जापान है, ये जापान है। और ये जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है ये नॉर्थ कोरिया है ऊपर, और ये नीचे दक्षिण कोरिया है, उस समय एक ही था। यहाँ पर ये नानकिंग है। तो मंचूरिया पर 1931 में जापान ने नियंत्रण कर लिया। तो 1931 में यहाँ पर जापान की सत्ता स्थापित हो जाती है। यहाँ नानकिंग में कोमिंगतांग पार्टी की स्थापना है, जो सत्ता है। और ये जो क्षेत्र है ये कियांगसी है, जहाँ पर साम्यवादियों की सत्ता है। अब मैंने ये बताया कि जो लॉन्ग मार्च कियांगसी से शुरू होके, देखिए पहले ये इधर पश्चिम की तरफ चलता है, फिर उत्तर की तरफ चलता है, और फिर पूर्व की तरफ चलते हुए ये अब किसके नजदीक है? जापान अधिकृत मंचूरिया के ज्यादा नजदीक है। तो सेंसी में जब ये कम्युनिस्ट चले गए, सीधा रास्ता छोटा था लेकिन ये पर्वतों से होते हुए, क्योंकि सीधे रास्ते में नानकिंग की कुओमिंगतांग पार्टी इन पर हमला कर सकती थी, तो ये पहले नानकिंग से दूर जाते हैं, और दूर जाते हुए पहाड़ों जंगलों से होते हुए लॉन्ग मार्च, एक लंबा रास्ता तय करते हैं, और ये सेंसी तक पहुंचते हैं। और यहाँ पर अपनी सरकार स्थापित करते हैं जो मंचूरिया के पास है। मंचूरिया के पास, जापानी नियंत्रण वाले क्षेत्र के पास इनकी सरकार या इनका जो सेंटर होने से ये जापान के इन्फ्लुएंस की तरफ भी या विदेशी शक्तियों के इन्फ्लुएंस की तरफ भी चीनी जनता का ध्यान आकर्षित करने में सफल रहे। तो अब आपको ये अंदाज हो गया होगा कि मंचूरिया बिल्कुल नॉर्थ में है, और कियांगसी साउथ में, बीच में नानकिंग है, और सेंसी मंचूरिया के नज़दीक है। और ये इस तरह से लॉन्ग मार्च का ये रास्ता है, पहले पश्चिम में, फिर उत्तर में, और फिर पूर्व में। और इसके उत्तर में जो क्षेत्र है वो मंगोलिया क्षेत्र है। जापान की लोकेशन भी आप इस हिसाब से ये देख सकते हैं। हालांकि बिल्कुल चीन का नक्शा बिल्कुल डिट्टो ऐसा नहीं है, पर मोटा मोटा आपको इससे इस आउटलाइन से चीन के नक्शे की फ्रेमिंग का आपको पता लग गया होगा। यहाँ एक चीज का आपको और अंदाज हो जाएगा, हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के समय में भी देखेंगे कि किस तरीके से जापान एक छोटा सा देश होने के बावजूद, देखिए एक छोटा सा देश है लेकिन पूरे 5-6 साल तक ब्रिटिश फोर्सेस से लड़ता है, पूरे पश्चिमी ताकतों से लड़ता है, और पूरा क्षेत्र यहाँ से जीतते जीतते भारत की सीमा तक 1944 में बर्मा बॉर्डर से भारत में भी प्रवेश कर जाता है। सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज की स्थापना करते हैं। तो जापान के रिसोर्सेज तो लिमिटेड हैं, लेकिन जापान ने यहाँ चीन की मुख्य भूमि पर नियंत्रण करके, क्योंकि जापान के नज़दीक है, और कोरिया के रिसोर्सेज, कोरिया पेनिनसुला पर नियंत्रण करके कोरिया के रिसोर्सेज को भी काम में लिया। और चीन के रिसोर्सेज को काम में लेते हुए इसके बाद वो पूर्व की पश्चिम की ओर बढ़ते बढ़ते भारत की सीमा तक रास्ते में कंबोडिया, वियतनाम, इन सब पर नियंत्रण करते हुए वहाँ के लोकल रिसोर्सेज, ह्यूमन मैन पावर, और इन सब को काम में लेते हुए, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करते हुए वो लार्ज स्केल पर आर्म्स एंड एम्यूनिशंस और जो युद्ध में काम आने वाली सामग्री काम में ले रहा है। इसी तरह जापान ने किया, ये सॉरी जर्मनी ने किया। जर्मनी ने भी
रूस पर हमला इसीलिए किया कि रूस के संसाधनों को उपयोग में ले सके, क्योंकि एक महाद्वीप ही महाद्वीप से लड़ सकता है। इसी तरह फ्रांस पर भी नियंत्रण कर लिया, पूर्वी यूरोप के देशों पर नियंत्रण कर लिया। फ्रांस में तो पेरिस को घेर ही लिया था। पेरिस के पूरे संसाधन 1944 तक, जब तक डी डे के तहत उनकी फोर्सेज मित्र राष्ट्रों की नॉर्मंडी बीच पे नहीं आई, तब तक फ्रांस के पूरे, पेरिस के पूरे संसाधन और फैक्ट्रियों में सारा जो साजो सामान सामान था वो जापान जर्मनी के लिए बन रहा था। यानी ये देश छोटे हैं जापान और जर्मनी, लेकिन इन्होंने एक नव उपनिवेशवाद या नग्न उपनिवेशवाद, एकदम आक्रामक उपनिवेशवाद की स्थापना करते हुए सीधा सेना के बल पे, मिलिट्री पावर के बल पर औपनिवेशिक नियंत्रण स्थापित करते हुए अपने पड़ोसी मुल्कों के संसाधनों को काम में लेना शुरू किया। हिटलर की लैंबेस राम की पॉलिसी भी इसी के तहत देखी जा सकती है कि ब्रिटेन, फ्रांस, इन्होंने जो उपनिवेश स्थापित किए वो लंबे समय तक ग्रेजुअली, धीरे धीरे उनका विकास करके उनका दोहन कर रहा है, और ये डायरेक्ट उनको लूट रहे हैं। ये बेसिक फर्क था जर्मनी और जापान के उपनिवेशवाद और बाकी के यूरोप के उपनिवेशवादों में। इससे इसका उद्देश्य केवल ये है कि एक इतिहास के स्टूडेंट को इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि इनमें अंतर बेसिकली क्या है। तो अब chiang kai शेक और साम्यवादियों का गठबंधन शुरू होता है। ये गठबंधन 10 फरवरी 1937 को एक समझौता हो जाता है, जिसके जरिए वो संयुक्त मोर्चा बनाना तय करते हैं, और साम्यवादी सेना को चीन की सेना का ही एक अंग मान लिया गया। उसको चीन की राष्ट्रीय सेना की 8वीं सेना का नाम दिया गया। तो अब इस तरह से ये सारी चीज़ें आगे क्रमिक रूप से गठित होती हैं। तो चलिए इसमें आगे हम इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए अम, अब इसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं, chiang kai शेक और साम्यवादियों का महागठबंधन। शेक व साम्यवादियों का महागठबंधन। ये समझौता कब होता है? 10 फरवरी 1937 को समझौता, और इसके जरिए साम्यवादियों की सेना, साम्यवादियों की सेना चीनी सेना की 8वीं डिवीजन मान ली गई। 8वीं डिवीजन बन गई। इस पर भी प्रश्न आता है। चीनी सेना की ये 8वीं डिवीजन बन गई, राष्ट्रीय सेना की 8वीं डिवीजन बन गई। 1937 के इस चीन जापान युद्ध में नेचुरली, क्योंकि चीन जापान के रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, टेक्निकल भी स्ट्रॉन्ग है, तो चीन जापान से पराजित होता है। यानी नानकिंग पर किसका नियंत्रण होता है? चीन का नियंत्रण हो जाता है। नानकिंग पर चीन का कब्जा। तो हमारे chiang kai शेक महोदय फिर से बेघर हो जाते हैं, और chiang kai शेक को नानकिंग छोड़कर चुंग किंग जाना पड़ता है। chiang kai शेक नानकिंग से चुंग किंग जाते हैं। अब चुंग किंग को केंद्र बनाकर वो वापस अपनी राजधानी को, अपनी सत्ता या शक्ति को
पुनर्गठित करते हैं। नानकिंग के अलावा कैंटन पर भी जापान का अधिकार हो जाता है। तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय चीन में एक तरीके से 3 तरह की सरकारें स्थापित हो गई। कैंटन पर भी जापान का नियंत्रण, जापानी नियंत्रण। कैंटन में बेसिकली पहले हमने चर्चा की थी कि सन्यास से इनके मूल अनुयायी वहां पर नियंत्रण कर रहे थे। तो अब कैसी सरकार हो गई चीन पर? 3 सरकार, 3 तरह की सरकार। पहली कौन सी? जापान की, मंचूरिया की, मंचूरिया की सरकार। दूसरा चुंग किंग की, कुओमिंतांग। और जो तीसरी सरकार है वो सेंसी के या यनान के साम्यवादी। यानी चीन में 3 तरह के शासन चल रहे हैं। इनमें ये दो, चुंगकिंग और सेंसी, अब गठबंधन में है, लेकिन जापान अभी तक जीतता जा रहा है। 1943 में जो, अच्छा, इसमें जापान के मंचूरिया की जो सरकार थी, इसको मंचूकाओ राज्य कहा जाता था। और इस मंचूकाओ राज्य की राजधानी नानकिंग ही थी। इसको, राज्य को क्या कहा जाता था? मंचूकाओ। और इसकी राजधानी क्या थी? नानकिंग। नानकिंग, जहां पर पहले कुओमिंगतांग के चांगकाई शेक का नियंत्रण था, जिस पर नियंत्रण होने के बाद में इसको चुंगकिंग जाना पड़ता है। अब 1943 में इंग्लैंड और अमेरिका की मध्यस्थता से चुंगकिंग सरकार के साथ समझौता होता है। अमेरिका का जो मीडिएटर्स हैं, राजदूत हैं, हरले, उन्होंने ये प्रस्ताव रखा कि चांगकाई शेक और साम्यवादियों के बीच में कोई समझौता हो जाए, लेकिन ये समझौता असफल रहा। 1943 में अमेरिका ने चांगकाई शेक व अमेरिका में समझौते का प्रयास किया। चांगकाई शेक व साम्यवादियों में समझौते का प्रयास किया, किंतु असफल रहा। असफल, ये प्रयास असफल रहा। पहले जो प्रधान अधिकारी जनरल स्टिलवेल ने और बाद में अमेरिका के राजदूत हरले द्वारा प्रयास किया गया था। स्टिलवेल व अमेरिकी राजदूत हरले द्वारा प्रयास, लेकिन ये सारे समझौते के प्रयास से असफल हो जाते हैं, क्योंकि कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। 1945 में जापान आत्मसमर्पण कर देता है। हिरोशिमा नागासाकी कांड, आत्मसमर्पण, जापान द्वारा आत्मसमर्पण। और इसके बाद में अब विदेशी शक्ति तो चली गई। मंचूरिया की जो मंचोकाओ साम्राज्य था, जिसकी राजधानी नानकिंग थी, उसका भी पतन हो गया। अब वापस से दोनों शक्तियों के बीच में कुओमिंतांग और साम्यवादी यानी चांगकाई शेक और माओ के गुट के बीच में सत्ता का संघर्ष होता है। लेकिन विदेशी शक्तियों के विरुद्ध एक रेजोल्यूट निर्णय, एक दृढ़ निर्णय और एक बिल्कुल क्लियर संघर्ष छेड़ने की मुहिम के कारण साम्यवादी चीनी जनता में ज्यादा लोकप्रिय हो गए थे। साम्यवादियों में देश रक्षा की भावना थी। जापान के विस्तार को रोकने का प्रयास किया, जबकि जो चांगकाई शेक इस समझौते के बावजूद भी जापान के ऊपर अधिक एग्रेसिव न होकर साम्यवादियों को संदेह की दृष्टि से देखता था। तो साम्यवादियों के सिद्धांत
जनता में ज़्यादा लोकप्रिय हुए, जनता में ज़्यादा सहानुभूति हुई। और इस गृह युद्ध के दौरान जहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों में चियांग काई शेक साम्यवादियों का नियंत्रण हुआ, वहीं शहरी क्षेत्रों पर अमेरिका की सहायता से कुओमिंगतांग या चियांग काई शेक का नियंत्रण स्थापित हुआ। अब क्या चलता है? गृह युद्ध। गृह युद्ध में जनता में जापान के विरोध के कारण यानी जापान का विरोध साम्यवादियों ने किया था। साम्यवादी अधिक लोकप्रिय है। अब यहाँ पे झगड़ा किस चीज का शुरू हो रहा है कि बंटवारा कैसे हो देश का। कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो ग्रामीण क्षेत्र में साम्यवादी, ग्रामीण क्षेत्र साम्यवादी और शहरी क्षेत्र चियांग काई शेक। अब यहाँ 1945 के बाद में यूरोप में बर्लिन की विभाजन होता है। सोवियत संघ पूर्वी जर्मनी का निर्माण कर लेता है। पूर्वी यूरोप में रोमानिया, बल्गेरिया, आपके चेक, स्लोवाकिया, हंगरी, इन सब के ऊपर रशियन फोर्सेस काबिज हो जाती हैं। तो साम्यवाद के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए चियांग काई शेक को खुला समर्थन अमेरिका और ये सब देते हैं। लेकिन फिर भी वो ज़्यादा काबिज, ज़्यादा स्थापित नहीं हो पाते क्योंकि जनता में साम्यवादी ज़्यादा लोकप्रिय हो गए हैं। 12 जनवरी 1949 को चियांग काई शेक अपने सरकार का कार्यभार उपराष्ट्रपति येन को सौंप देते हैं। लित्सुंग येन को सौंप देते हैं। 12 जनवरी 1949 चियांग काई शेक का त्याग पत्र और उपराष्ट्रपति, यहाँ पर इनमें जो उपराष्ट्रपति हैं लित्सुंग येन ये बनते हैं। लित्सुंग येन को शक्तियाँ मिल जाती हैं। लेकिन अब क्या है, लगभग पूरे चीन पर साम्यवादियों का नियंत्रण हो गया। सोवियत संघ का भी उनको समर्थन है। चियांग काई शेक अपनी बची कुची फौज को लेकर ताइवान चला जाता है, फार्मोसा चला जाता है और वहाँ पे कुओमिंगतांग गणराज्य की स्थापना करता है। चियांग काई शेक फार्मोसा या ताइवान चला जाता है। फार्मोसा, जापानी लोग इसको फार्मोसा कहते थे। भाग जाता है, भाग जाता है और वहाँ पर गणतंत्र की स्थापना करता है। कुओमिंगतांग के गणतंत्र की स्थापना। और इस गणतंत्र को अमेरिका और पश्चिमी देश मान्यता देते हैं, अमेरिका द्वारा मान्यता। और यही कारण है कि 1971 तक संयुक्त राष्ट्र संघ में भी फार्मोसा या ताइवान ही चीन का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है। 1971 तक यही ताइवान, जो आजकल काफी चर्चा में रहता है, ताइवान या फार्मोसा। फार्मोसा जापानी में कहा जाता था। संयुक्त यूएनओ में चीन का प्रतिनिधि था। और इसके बाद में हेनरी किसिंजर जब अमेरिका के राष्ट्रपति जो विदेश मंत्री बने, जिनका अभी 101 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है, ये हेनरी किसिंजर यहूदी थे। और उन्होंने यहूदी कैपिटल को लगा कि अमेरिका काफ़ी छोटी जगह है, अब वहाँ पे निवेश हो चुका है, तो उन्होंने यहूदी जूइश कैपिटल, अमेरिकन कैपिटल के इन्वेस्टमेंट के लिए यहाँ अमेरिकन सरकार की नीतियाँ बदल दी। इसीलिए कहा जाता है कि अमेरिका की जो नीतियाँ अब भी ज्यूज के द्वारा
चलाई जाती हैं, और उसी पूंजी से चाइना आज इतना पावरफुल हो गया है। तो ये बाद में 71 के बाद में ताइवान का संयुक्त राष्ट्र संघ से निष्कासन हो गया। ताइवान की रक्षा की जिम्मेदारी बेसिकली किसकी है? अब ताइवान की रक्षा की जिम्मेदारी अमेरिका की हो गई है। अब कुओमिंगतांग सरकार के पास जेचुआन, क्वांगसी, हेनान, फार्मोसा, ये इस तरह के द्वीप ही बचे थे। लास्ट में फार्मोसा तक ये सीमित रह गई थी। अब यहाँ पर चीन में जो मुख्य भूमि है, यहाँ पर साम्यवादी सरकार की स्थापना हो गई। चीन की मुख्य भूमि पर 1 अक्टूबर 1949 को कम्युनिस्ट नेता माओ त्से तुंग के नेतृत्व में साम्यवादी गणराज्य की स्थापना होती है, और 1950 तक आते आते 25 देश इस जनवादी गणतांत्रिक चीन को मान्यता दे देते हैं। 1 अक्टूबर को साम्यवादी सरकार की स्थापना होती है चीन की मुख्य भूमि पर। मुख्य भूमि पर माओ त्से तुंग द्वारा साम्यवादी सरकार की स्थापना। 2 अक्टूबर को ये कब होती है? 1 अक्टूबर 1949 को। 2 अक्टूबर 1949 को रूस द्वारा मान्यता, यानी रूस से मेरा मतलब है सोवियत संघ, रूस द्वारा मान्यता। रूस पहला व्यक्ति था जिसने इससे मान्यता दी। भारत पहला देश था। भारत पहला गैर कम्युनिस्ट देश था। पहला गैर कम्युनिस्ट देश जिसने मान्यता दी। भारत पहला गैर कम्युनिस्ट देश बन गया जिसने चीन को मान्यता दी। 1950 तक 25 देशों ने इसको मान्यता दे दी। 50 तक 25 देशों द्वारा मान्यता। 1950 तक 25 देशों ने इस साम्यवादी सरकार को मान्यता दे दी थी। तो अमेरिका ने, जैसा मैंने बताया, 1971 में चीन की साम्यवादी सरकार को मान्यता दी, और तब जाकर चीन यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघ में परमानेंट मेंबर बन सका 1971 में यूएसए द्वारा मान्यता। इससे पहले फार्मोसा ही था, और 1971 में ही यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का स्थायी सदस्य और यूएनओ का सदस्य बना। इससे ये सिद्ध होता है कि अगर आपकी अपनी ताकत है तो दुनिया अपने आप आएगी, अभी नहीं, कुछ समय बाद आएगी। हम अपनी अगर ताकत बढ़ाएं, अपने आप को हम इम्प्रूव करें, तो ये ताकत बढ़ेगी। 1949 में मतलब आप पीकिंग, नानकिंग, संगाई, हैंगकांग, कैंटन, इन सब पर इन्होंने अधिकार स्थापित कर लिया था। तो एक तरीके से अब ये साम्यवादी क्रांति पूरी होगी, लेकिन अब भी दो चीन है, और इन दो चीन के सिद्धांत पर चीन अब भी वर्तमान में एग्रेसिव। इसको मैं वर्तमान से जोड़ते हुए बताऊं कि चीन एक चीन के सिद्धांत पर को मानता है, और वो ये चाहता है कि दूसरे देश से ताइवान के साथ कोई डिप्लोमेटिक या कूटनीतिक संबंध किसी भी तरीके से ना रखें। माओ 1949 से 1976 तक राष्ट्रपति रहते हैं। माओ के द्वारा राजनीतिक सत्ता स्थापित करने के लिए कल्चरल रेवोल्यूशन या सांस्कृतिक क्रांति, ग्रेट लीप
फॉरवर्ड, ये सारी कंसेप्ट चलाई जाती हैं। ग्रेट लीप फॉरवर्ड यानी लंबी छलांग, जिसे हम कहें लंबी छलांग, इस तरह की पॉलिसी अपनाई जाती हैं। और इस सांस्कृतिक क्रांति या कल्चरल रेवोल्यूशन के द्वारा माओ भी वही काम करते हैं जो 1934 से 1938 तक स्टालिन ने द ग्रेट पर्ज में किया था, यानी शुद्धिकरण में किया था। यानी अपने विरोधियों को वो रास्ते से हटा देते हैं। और सबसे बड़ा जो प्रतिरोध या खतरा माओ त्से-तुंग को 1969-71 के दौरान लिन प्याओ नामक नेता के द्वारा हुआ था, जिनको बाद में चीन छोड़कर भागना भी पड़ा था और इनके बाद में विमान दुर्घटना में मृत्यु भी हो गई थी। तो ये शब्द आपको याद रहने चाहिए कि सांस्कृतिक क्रांति किससे संबंधित है, चीन से संबंधित है। ग्रेट लीप फॉरवर्ड या लंबी छलांग, ये दोनों माओ से संबंधित टर्म हैं। और सांस्कृतिक क्रांति का वही रोल रहा चीन के इतिहास में जो द ग्रेट पर्ज या शुद्धिकरण का स्टालिन के समय रहा, या लंबे चाकुओं की रात थे जिसके जरिए 1934 में हिटलर ने अपने विरोधियों को समाप्त कर दिया था। इस तरह से चाहे वो चीन हो, चाहे वो रूस हो, चाहे वो जर्मनी हो, चाहे वो माओ हो, चाहे वो स्टालिन हो, चाहे वो हिटलर हो, सभी ने अपने विरोधियों को एक एक करके ठिकाने लगाया। लेकिन चीन की जो साम्यवादी क्रांति है उसका ये परिणाम जरूर रहा है कि 75 वर्ष में चीन दुनिया में एक बहुत बड़ी आर्थिक ताकत के रूप में उभर कर सामने आ रहा है। और चीन की इस आर्थिक ताकत को देखकर 1918-19 के आसपास अमेरिका के 2018-19 के आसपास अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा भी था कि चीन के शहर शंघाई और हांगकांग, बीजिंग, इनको देखकर ये लगता है, ग्वांगझो की चमक दमक देखकर ये लगता है कि अमेरिका जैसे शहर 19वीं शताब्दी के शहर हैं। खैर, इसके साथ ही अपनी ये चीन की क्रांति का टॉपिक पूरा होता है। नेक्स्ट क्लास में फिर किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। आज की क्लास से लंबी ज़रूर हो गई है, लेकिन एक ही क्लास में लगभग 1.25 घंटे की क्लास में ये पूरा टॉपिक कवर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू।